हाथरस से बड़ी खबर, पीड़िता के गांव पहुंच चुकी है एसआईटी की टीम। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़िता के पिता के बयान दर्ज करेगी एसआईटी। अन्य लोगों से भी पड़ताल कर सकती है एसआईटी। 7 दिन के भीतर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। हाथरस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। यह भी बड़ा अपडेट है जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। परिवार अभी भी न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि अगर सीबीआई जांच भी करेगी तब भी कोई किसी जज की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरफेयर करे। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है ये पूरा परिवार, और परिवार की यही मांग है कि मुख्यमंत्री से लेकर एसआईटी की टीम, डीएम, एसपी, जो नए एसपी आए हैं उनके ऊपर जो तमाम राजनीतिक दल उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, किसी पर परिवार को कोई भरोसा नहीं है। 7 दिन में हालांकि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब एसआईटी की यही रिपोर्ट कहीं ना कहीं जांच का जो रुख है वो कुछ हद तक स्पष्ट कर देगी, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही ये जांच भी यहां पर की जा रही है। और माना जा रहा है कि आखिरी दौर की बातचीत है जो पीड़िता के परिवार के साथ में चल रही है। इसके बाद में एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसी को सही और असल रिपोर्ट माना जाएगा। कुलदीप पठानी सहयोगी हमारे साथ में, R9 की टीम वहां पर मौजूद है। कुलदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, आपने तमाम बातें, तमाम जो जिक्र किया था कि एसआईटी दूसरे दौर की पूछताछ कर रही है परिवार से। अभी क्या एसआईटी अभी भी पड़ताल कर रही है या परिवार के अलावा कुछ और लोगों से बातचीत हो रही है? विस्तार से बताएं। दिखा देते हैं। गुड़िया का ठीक हरे रंग की जो दीवार नजर आ रही है, गुड़िया का घर है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहीं पर है। अभी भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 3 सदस्यीय ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। 7 दिनों के अंदर इस टीम को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। प्रारंभिक जांच हो चुकी है और प्रारंभिक जांच में जो गाज गिरनी थी वो पुलिस अधिकारियों पर गिर भी चुकी है। हालांकि अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए अभी टीम बाहर भी नहीं आई और डिस्क्लोज भी शायद नहीं करेगी वो तो कुछ, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अंदर क्या क्या। लेकिन परिवार वालों से मिलकर फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईटी ने क्या कुछ पूछा है और उनके क्या कुछ जवाब रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच सियासत लगातार परवान चढ़ रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि मायावती भी जो है वो मांग कर रही है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल हो, और परिवार की भी लगातार यही मांग है। अब जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम यहां से निकलेगी, फिर उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सीबीआई की इंक्वायरी की जो बात है, संस्तुति हो चुकी है, उससे अभी भी आप उसी मांग पर अड़े कि जांच न्यायिक आयोग के द्वारा या न्याय सिस्टम के द्वारा की जाए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार हम यहाँ पर घूम रहे। कुछ देर पहले हमने बताया कि विनीत जायसवाल जो नए एसपी आए हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। घटनास्थल का उन्होंने जायजा भी लिया था। हालांकि उन्होंने भी कोई बात नहीं की, उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की, कोई बात उनसे नहीं हो पाई। लेकिन ये जरूर मान के चला जा सकता है कि प्रारंभिक जांच जो एसआईटी की थी उसके बाद बिल्कुल ठीक है। कुलदीप, आप वहीं पर बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआती दौर से और अभी तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या मोड़ आए हैं। तो हाथरस केस में अब तक क्या क्या हुआ आपको बता दें। 14 सितंबर को गुड़िया के साथ में दरिंदगी यानी कि हैवानियत हुई। 14 सितंबर ये वही तारीख है, एम्बुलेंस ना होने पर जिला अस्पताल में पीड़ित बच्ची को भर्ती करवाया गया था। इसके साथ ही आपको आगे क्या हुआ ये बताते हैं कि जिला अस्पताल से अलीगढ़ के जेएन मेडिकल हॉस्पिटल उसको इलाज के लिए रेफर किया गया, क्योंकि हालात उसके गंभीर थे। 14 दिन के बाद में दिल्ली एम्स इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन इलाज सफदरगंज में हुआ। ये सबसे बड़ा लूपहोल देखा गया कि जब एम्स के लिए बोला गया था तो सफदरगंज में क्यों? सफदरगंज में 29 को गुड़िया ने अंतिम सांसें ली हैं, यानी कि 29 सितंबर को अंतिम सांसें ली हैं। आनन फानन में मासूम बच्ची के शव को आधी रात में स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। डीएम की गलत बयानबाजी और परिजनों को धमकाने का भी ये पूरा मामला उजागर हुआ। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ डीएम एसपी के धमकी देने का। एसआईटी की रिपोर्ट पर एसपी, डीएसपी समेत कई पुलिस कर्मचारी इसमें सस्पेंड भी किए गए। कुलदीप लगातार बने हमारे साथ। कुलदीप, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ वो तो हमने अपने दर्शकों को समझाया, लेकिन आप उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां एसआईटी की टीम आपसे कुछ ही दूर पर पूछताछ कर रही है। सवाल जो हम सुबह से पूछ रहे थे कि क्या अभी भी कोई उम्मीद है, जो परिवार न्याय चाह रहा है, क्या डीएम के ऊपर गाज गिर सकती है? डीजीपी पहुंचे, एसीएस गृह पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन डीएम साहब का कभी कोई नाम नहीं लिया गया कि उन्होंने कोई लूपहोल्स छोड़े हैं। अभी क्या अपडेट है?
जब तक कि डीएम साहब का निलंबन नहीं हो जाता, हाँ। उनको कहीं और भेज नहीं दिया जाता। लेकिन परिवार को तो ये आरोप है कि उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पर दबाव डाला गया और जिस तरीके से हमें पैसों की बात की गई, मुआवजे की बात की गई, यानी कि सौदेबाजी का जो रूप देखने को मिला डीएम साहब का, उससे परिवार बहुत ज्यादा आहत हुआ और यहां तक भी उस बात से भी आहत है अच्छा खासा। और कि अभी जो दाह संस्कार जो मैंने आपको बताया कर दिया गया, उसके बाद फॉरेंसिक की जांच की गुंजाइश और ज्यादा कम हो जाती है। और उनका यह भी कहना है, तो पहले कल जो अपना डीजीपी साहब आए थे और इसके अलावा एसीएस होम आए थे उन्होंने भी उनकी मांगों को नोट डाउन किया था, लेकिन तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिली थी। बाद में हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने वही मांगे रखी हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरीके से न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारी जो दाह संस्कार किया गया, हमारी बेटी का पेट्रोल डीजल डालकर वो बिल्कुल एक आपराधिक कृत्य किया गया, उस पर भी जांच होनी और ऐसा जिन्होंने के आदेश पर किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी कहा। लेकिन बहुत कुछ और भी हम देख रहे हैं, जैसे गांव में अभी हम घूमे हैं और पिछले 2 दिन से बने हुए हैं। यहाँ ऐसा लगा पहले कि बहुत ज्यादा तनाव का माहौल हो सकता है, क्योंकि बार बार जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उससे लगता है कि माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है इस गांव का। लेकिन लोगों से मिलकर ये बात सामने आ रही कि पिछले 20 से 25 सालों में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। और लोगों का आना जाना था, यहाँ तक कि गुड़िया के भाई हैं वो ठाकुर समुदाय के साथ के जो लड़के हैं उनके साथ उनका बैठना उठना था। बहुत कुछ ऐसी बातें कही हैं। तो ये जरूर है कि एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें बहुत कुछ निकल कर आएगा। और पहले दौर की जो रिपोर्ट सौंप दी गई है उसमें उसकी वजह से गाजगिरी अधिकारियों पर, लेकिन दूसरे दौर की जो बयान दर्ज किए जा रहे हैं न सिर्फ परिवार वालों के किए जाएंगे बल्कि गांव के भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आधार पर जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी उसमें बहुत कुछ नया भी निकल कर आ सकता है। ये भी हमें समझ कर चलना होगा। बिल्कुल कुलदीप, लेकिन जो गलतियां स्थानीय प्रशासन ने की हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि अगर शुरुआती दौर में आपने सही तरीके की इन्वेस्टिगेशन की गई होती तो आज एसआईटी की और सीबीआई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? परिवार कह रहा है अस्थियां हमने बटोर ली हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारी गुड़िया है या कोई और है। इस बात को अब साबित कैसे किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप परिवार को संतुष्ट करना है, आपको न्याय देना है और आप उल्टा उनके नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और जो परिवार आपसे सबूत मांग रहा है वो आपके पास है नहीं, क्योंकि परिवार का साफ कहना है कि हमने अपनी आंखों से अपनी बच्ची को आखिरी बार नहीं देखा, तो हम कैसे मान ले कि हमारी गुड़िया थी। और ये भी बात समझनी होगी हमें अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के बाद जो रेफर किया गया सफदरजंग अस्पताल में, उस दौरान रिपोर्ट जो अब आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ। उसको मद्देनजर या उसको आगे रखकर जो प्रशासन है अपनी नाक बचाना चाहता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया कि 2013 का जो क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट है उसमें धारा 376 यानी कि रेप का जो केस बनता है वो जरूरी नहीं है कि रेप होगा तभी आप मामला दर्ज करेंगे। आप उससे पहले भी मामला दर्ज कर सकते हैं। अगर लड़की के साथ छेड़खानी हुई है, उसके प्राइवेट अंगों के साथ छेड़खानी हुई है किसी भी तरीके से, तब भी आप मामला दर्ज कर सकते थे। लेकिन उस दौरान मामला दर्ज नहीं हुआ, यहीं से पुलिस की कोताही शुरू हो जाती है। और उसके बाद तो फिर हमने देखा कितनी हीला हवाली हुई, मेडिकल रिपोर्ट जी उसका दाह संस्कार कर दिया गया। तो बहुत से सबूत जो मिट गए या अब उनकी गुंजाइश नहीं रही है, इसको लेकर परिवार सबसे ज्यादा आहत है कि आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ेगी। और कोई और इन्वेस्टिगेशन करेगा, सीबीआई करेगी, एसआईटी करेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हालांकि सियासी दल भी आ रहे हैं, वो भी ये दबाव बना रहे हैं, जैसे कि आपने भी पता होगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये साफ कहा है कि न्याय की जांच ही होनी चाहिए। और परिवार भी अब इसी बात पे टिका हुआ है कि न्याय की जांच ही होनी चाहिए। मुआवजा गया भाड़ में, मुआवजे की बात नहीं करेंगे हम। हालांकि आर्थिक सहायता देने के लिए कल शायद चेक भी कुछ राहुल गांधी ने भेंट किया है। इसके अलावा आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो 11 सदस्यीय वो भी पहुंचेगा, वो भी कुछ आर्थिक सहायता करेगा। लेकिन परिवार का रोना ये नहीं है, परिवार का रोना ये है कि इंसाफ कैसे मिलेगा। यहाँ पर अपनी उपचुनाव आने वाले हैं, इसलिए अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हर सियासतदान यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि कैसे इस मौके का फायदा उठाया जाए। लेकिन बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि आप न्याय कैसे दिलाएंगे? आप जाएंगे 10 लाख का, 5 लाख का, 50 लाख का चेक दे देंगे, परिवार के साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। परिवार बार बार कह रहा है कि कोई भी आ जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमें इंसाफ दीजिए, आप हमें न्याय दीजिए। और जिसकी पहली सीढ़ी है डीएम के ऊपर निलंबन की कार्रवाई, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा, जो कि कोई भी नाम नहीं ले रहा है। तो आप पहला पायदान नहीं पार कर पा रहे हैं और आप बात इंसाफ की कैसे कर रहे हैं?
शासन स्तर की सोच पर इसलिए डेंट लग रहा है कि आप आपराधिक मामला तो डीएम साहब पर दूर, जो सबसे बड़ी मांग है परिवार की, आप उसे शुरुआती भी नहीं मानना चाहते। निलंबन इतने बड़े आला अधिकारियों को अगर आपने कर दिया तो डीएम साहब ने बैठकर जो सौदेबाजी की, परिवार पर जो दबाव बनाया, कम से कम उनका भी निलंबन आप हाथों हाथ कर देते तो इतनी फजीहत आपको सहनी नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवार के सबसे टॉप मोस्ट मांग जो है वो यही है। दूसरी बात रही सियासत की, तो अब सियासत का ये अखाड़ा बनता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा कल आए थे, आज 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, लेकिन वो मंडल बाराबंकी क्यों नहीं जा रहा? वो मंडल आपका कानपुर देहात क्यों नहीं जा रहा? वहां पर तो दो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई आज कल में, एक बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप किया गया, एक सरकटी हुई लाश मिली, बहुत कुछ ऐसा है। इसी मुद्दे को पूरी तरह से भुना देना चाहते हैं। हाथरस के यहाँ पूर्व विधायक है राजवीर, उन्होंने भी एक सम्मेलन आयोजित किया है। अब देखिए किस तरीके से हो रहा है। उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें सभी धड़े के लोगों को उन्होंने बुलाया गया। हालांकि उसमें ज्यादातर स्वर्ण लोग होंगे उसमें, लेकिन उनका दावा यह है कि हम दलितों को भी बुला रहे हैं, मुसलमानों को भी बुला रहे हैं। और ये जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, इसको जिस तरीके से प्रचारित या प्रसारित किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, उनका ये दावा है। बिल्कुल, वो गुड़िया के आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी के ही पूर्व विधायक और बीजेपी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, क्या आप स्वर्ण समाज को बुला रहे हैं, मुसलमानों को बुला रहे हैं, दलितों को बुला रहे हैं? सवाल ये है कि कोई भी अपराधी वो किसी भी जात का हो, इससे मतलब नहीं है। और जो पीड़िता है वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, आपको ये समझना होगा, ये जो मामला आया है ये उस दौरान आया है जब बिहार में फुल फ्लेज इलेक्शन होने जा रहे हैं और यूपी में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद 28 तारीख से वो चुनाव की शायद होने भी है। उससे पहले ये जो मामला आया है, उसके बाद सियासत अपना जो वोट बैंक है उसको सब सहेज कर रखना चाहते हैं, इसलिए सियासत का ये अखाड़ा बनता जा रहा है। मैंने जो आपको कहा, जिस तरीके से बार बार प्रसारित ये किया जा रहा है कि यहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक हाथरस की जो है उनकी काफी तूती बोलती है, बहुत अच्छा खासा उनका बोलबाला है। उन्होंने ये बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया है जिसमें सभी को शामिल किया गया है, उसमें ये बताने की कोशिश की गई है।